अगर मैं जाके अभी अपने ग्रैंडफादर को मार देता हूँ टाइम में बैक जाके, जब वो बच्चे थे, वहाँ से एक नई टाइमलाइन फॉर्म हो जाएगी। सो हे गाइस, स्वागत है आपका वापस से एक और नई पॉडकास्ट में। इस बार आपके साथ और आपके सामने में किसी भी ऐसे गेस्ट को नहीं लाऊं जिसे आप जानते हैं। एंड आई एम श्योर आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं ये बहुत छोटे बच्चे हैं, ये क्या ही जानते होंगे। आपने इस तरीके के बच्चे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जो आपके साथ इस वक्त बैठे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी क्लास में है। ये 9th स्टैंडर्ड में है। इनका नाम है आयुष भूषण और इनका नाम है वंश कुमार। अब कुछ सवाल मैं इनसे पूछूंगा जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पॉडकास्ट किस डायरेक्शन में जा रही है। और आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस या रील्स नहीं बनाते हैं। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट एनी डिले पूछते हैं पहला सवाल आयुष से। तो आयुष जी, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बुलाने के लिए। ठीक है जी, तो पहला सवाल ये है कि जो कई लोग जानना चाहते हैं और बच्चे आई डोंट नो इसके बारे में सोचते होंगे क्यों नहीं, आपको क्या लगता है टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं? टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अगर हम लाइट जैसे लाइट की स्पीड के पास जाएंगे टाइम डायलेशन होगा, तो हमारे लिए टाइम स्लो चलेगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल पीपल। तो टाइम की लाइट की स्पीड के पास हम जा कैसे सकते हैं? मतलब हमें वहाँ पे जाने के लिए किसी भी स्पेस शटल को लें और इसका फ्यूल हमें बहुत ज़्यादा चाहिए और इसके इंजन पावरफुल होने चाहिए जिससे कि हम लाइट की स्पीड पर एक्सलेट कर पाएँ। तो अगर ये इतना इजी है जितना हम इस टॉक पे बोल रहे हैं, तो फिर ये अभी तक पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड तक पहुँच जाएँ तो एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन ने दी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहुँचना पॉसिबल है तो अभी तक पहुँच क्यों नहीं पाए? क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड तक पहुँच गए तो उस टाइम पे मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और मास इनफाइनाइट हो गया तो उसको फोर्स देने के लिए एनर्जी भी इनफाइनाइट चाहिए, जो कि हम पॉसिबल नहीं। जो अभी पॉसिबल नहीं है नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हुआ। टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा, हम जैसे जैसे लाइट की स्पीड के पास जाते हैं हमारे लिए टाइम स्लो होता है। और अगर मान लीजिए आप स्पेस शटल में जाके स्पेस में गए, आप टाइम डायलेशन वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए आपको वहाँ पे लगेगा 5 साल निकले हैं, लेकिन आप अर्थ वापस आएंगे तो फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे 50 ईयर्स निकल चुके होंगे। मतलब वहाँ 5 साल लगेंगे और यहाँ 50 साल लगेंगे। बहुत बढ़िया, मुझे इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। कई बच्चों का ऐसा सोचना होता है कि उनके माता पिता उनको परेशान करते हैं, तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर पास्ट में जाके, अगर पॉसिबल हुआ टाइम ट्रेवल करना, तो पास्ट में जाके अपने दादाजी को मार आएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि पास्ट में जाएं और अपने दादाजी को मार आएँ? पहली बात पॉसिबल है नहीं, और दूसरी बात अगर पॉसिबल है तो उसके बाद फिर जो ये प्रेजेंट चल रहा है उसमें क्या होगा? अभी तक जितनी भी हमारी डिस्कवरीज हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पास में जाना अभी पॉसिबल नहीं है। ये जो है फिजिक्स के लॉज को डिफाई करेगा पूरी तरीके से। और अगर हम लोग पास में किसी तरह की जा पाए आगे जाके, अगर कोई नया लॉ आता है, क्योंकि फिजिक्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है, तो फिर अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, अगर हम लोग टाइम में बैक जाके अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं, तो फिर यूनिवर्स की प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप को हील करता है। अगर जैसे कि अगर मैं जाके अपने ग्रैंडफादर को मार देता हूँ, अभी है? हाँ अभी तो है। अच्छा, अगर मैं जाके अभी अपने ग्रैंडफादर को मार देता हूँ टाइम में बैक जाके, जब वो बच्चे थे या फिर यंग थे, तब वहाँ से एक नई टाइमलाइन फॉर्म हो जाएगी। ये वाली चलती रहेगी जो अभी है, हाँ। एक नई और बन जाएगी। एक नई और बन जाएगी वहाँ से। तो इस हिसाब से क्या ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो टाइमलाइंस चल रही हैं शायद वो भी पैरेलली और भी कहीं चल रही होंगी? हाँ सर, इस हमारे जितनी भी हम पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं उससे ज़्यादा टाइमलाइंस अभी प्रेजेंट में है। जैसे जो एवेंजर्स मूवी थी उसमें एक चीज़ बताई थी कि टोनी स्टार्क ने पूछा था डॉक्टर स्ट्रेंज से कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जीतने की, तो उन्होंने बताया था 40 मिलियन टाइमलाइंस में से एक। तो इतनी टाइमलाइंस हमेशा होती हैं। हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये बहुत से साधु बाबा ऐसे होते हैं, ये बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है। मतलब आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे एकदम से यहाँ से चुटकी बजाई गायब हो गए और किसी और प्लेनेट पे या किसी और स्टेट में, कंट्री में आ गए। तो क्या ये टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है? तो टेलीपोर्टेशन ऐसे हमारी कोई फिजिकल एंटिटी है, जैसे कि एक ब्रेक मान लीजिए, तो उस ब्रेक को अभी जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं उनके हिसाब से तो हम ब्रेक को कहीं और टेलीपोर्ट नहीं कर सकते इंस्टेंटेनियसली कि ब्रेक यहाँ पे रखिए, यहाँ से किसी और रूम में चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अगर एक क्वांटम लेवल पे देखें, फिजिक्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी जब करते हैं, तो अगर हम 3 पार्टिकल ले लें, उनमें से एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी हमारे पास है और जो 2 पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से मान लीजिए कनेक्ट हैं, कि एक चीज़ में कोई अगर एक पार्टिकल में कोई चेंज होगा तो जो दूसरा पार्टिकल है वो भी चेंज लेगा। तो मान लीजिए आप 3 पार्टिकल हैं ए बी सी, तो पार्टिकल ए और बी कनेक्टेड है और सी एक डिफरेंट पार्टिकल है। तो अगर हम पार्टिकल सी की प्रॉपर्टीज़ को ए में डाल दें, तो अगर जो ए की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया है वो बी की प्रॉपर्टीज़ में भी आएगा। तो वो जो बी पार्टिकल जिसके पास होगा, अगर हम कैसे भी करके उसको ये बता दें कि हमने ये चेंजेस किए हैं,
तो उसको ये पता चल जाएगा कि हम उसको बी पार्टिकल में क्या चेंज करना है, जिससे कि उसको वहाँ पे उस सी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ मिल जाए। इसको हम कह सकते हैं कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन है। मतलब पॉसिबल है बहुत बड़े साइंटिफिक लेवल पे जाके। हाँ, ये 9th क्लास में है, और आपके आसपास भी जो 9th क्लास में उनसे पूछेगा, शायद उनको इनके शब्द भी नहीं पता होंगे, जिनको ये चीज़ें पता है कि किस किस लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा डीप साइंटिफिक लेवल है। तो मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? तो एक्टर और डांसर तो नहीं होगा उसमें ऑब्वियसली, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं अपना फॉलो करना चाहता हूँ कि मैं जो साइंस को पढ़ रहा हूँ उस साइंस में कुछ नया इन्वेंट करूँ, मतलब आप एक इन्वेंटर बनना चाहते हैं, कोई नई चीज़ बनाना कोई चाहते नई हैं? चीज़, नई डिस्कवरीज। AI से रिलेटेड होगी वो? AI से रिलेटेड हो सकती है। हो सकती है। अच्छा, और वंश जी आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? सर मैं फिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ। फिजिसिस्ट क्या होता है एक फिजिसिस्ट? जो फिजिसिस्ट जो होता है सर, वो अप्लाइड फिजिक्स में जितने भी लॉ जो डिस्कवर होते हैं उनके ऊपर वर्किंग करता है, और ज़्यादा इन्वेंशंस या फिर उन्हीं लॉस के बेसिक्स पे आगे का फिजिक्स जो है इवॉल्व करने में मदद करता है। मतलब आप दोनों ही एक जैसी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो एक ये जो क्वेश्चन हैं बाकी उनसे पहले एक जनरल सवाल के, इस एज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज़ में, तो कहाँ से इतना इंटरेस्ट आ गया आपको इतना ज़्यादा फिजिक्स में इस एज पे? एज क्या है आपकी? सर मेरी 15 है। सर ये 3rd क्लास की बात है। तब उस टाइम मेरी साइंस बहुत ज़्यादा वीक थी। तब 3rd क्लास में साइंस थी? हाँ थी, साइंस थी हाँ। तब उसमें मेरे फाइनल में कम नंबर आए थे। तब फिर मेरी मौसी और कितने आए थे फाइनल में? मेरे फाइनल में आए थे 60 में से 36 के आसपास आए थे। तब फिर मेरी मौसी और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा ये क्या ही कर लेगा, इसके साइंस में इतने कम आ रहे हैं। तब से मेरे अंदर इंटरेस्ट आया साइंस। 3rd क्लास में आपको समझ में आ गया था ये, जहाँ बच्चे मतलब बोतल आके टांग के जाते हैं गले में, आपको चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐश जी आपको कहाँ से इंटरेस्ट आया इतनी छोटी एज में? इंटरेस्ट मुझे पहले खेलना बहुत पसंद था चीज़ों से। मैं अपने पापा से इलेक्ट्रॉनिक की मतलब कार्स वगैरह मंगाता था। मतलब मैं उनको खेलने से पहले खोलता था कि इसके अंदर है क्या। खेलने से पहले ही? हाँ, मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये काम कैसे करती है। तो वहाँ से पहले तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ी तो हम थोड़ी सी अच्छी साइंस, हायर साइंस पे पढ़ने लगे। तो मुझे ये जानना था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता चला, और बाकी की जो हम अभी तो सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी का जो यूनिवर्स है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो कैसे काम करती हैं, मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की। इसलिए मैं इस टॉपिक पाया पढ़ने की। मतलब क्यूरियोसिटी की वजह से ये बच्चे इस 9th क्लास में होने के बावजूद इतना पढ़ रहा है। 9th का आप सब जानते हैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता है, छोटा सा सिलेबस है। बच्चे इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह से चीज़ों को पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये इतनी डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, ना कम हो रही है, वो एक्सपैंड हो रही है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि एक्सपैंड हो रही है? और अगर ऐसा लगता है तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? सर ये जो यूनिवर्स एक्सपेंशन जो है इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले 19 में हुआ था, जब एडविन हबल ने अपना 90s में? 1990s में आप थे जब? नहीं, मतलब मैंने पढ़ा है। तब उन्होंने जब वो टेलीस्कोप से जब ऑब्जर्व कर रहे थे, तब स्टेथोस्कोप आता है तो उसमें स्टेथोस्कोप? नहीं, वो जिससे लाइट की वो स्पेक्ट्रम, तो उसमें जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे तो ज़्यादातर गैलेक्सीज और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो थे वो रेड शिफ्ट की तरफ जा रहे थे। ऐसा तभी होता है जब वेवलेंथ जो है लॉन्ग होती है। तो उन्होंने एक चीज़ गौर करी थी कि ये चीज़ जो है और ज़्यादा दूर जाती जा रही, एसिलेट करती जा रही। तो फिर उन्होंने एक वैल्यू दी थी हबल कांस्टेंट नाम की। उससे हम पता लगा। हबल टेलीस्कोप उसी की उससे बना था? नहीं, एडविन हबल ने ही हबल टेलीस्कोप बनाया था। उसकी मदद से ही उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये सब चीज़ें, और क्या कहते हैं हबल कांस्टेंट भी दिया था उन्होंने। उसके हिसाब से ये जो है एक गिवन वैल्यू है, प्लस माइनस होता है इसमें थोड़ा सा, उसके हिसाब से इतनी रेट से यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट जो है वो एसिलेट कर रही है। अब हमें ऐसे पता चला कि ये एसिलेशन हो रहा है क्योंकि रेड शिफ्ट जो है वो ज़्यादा होता जा रहा था ऑब्जेक्ट्स में, और ये जो है इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है। हमारा जो यूनिवर्स जो है वो 5% मैटर का है, बाकी सब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो फिर जो हमारे यूनिवर्स में दो ज़्यादा फोर्सेस है, मतलब उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। एक होती है ग्रेविटी, एक होती है डार्क एनर्जी। ग्रेविटी जो है वो अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर ग्रेविटी हर चीज़ को कोलैप्स अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है, वहीं डार्क एनर्जी जो है वो हर चीज़ को एक्सपेंशन की ओर लेके जाती है। हमारे यूनिवर्स में ज़्यादा डार्क एनर्जी इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सीरियसली, और जितने भी हैं जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं,
उनको भी आई एम श्योर इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। आयुष, कई चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, कई चीज़ें ओपेक होती हैं, तो इसके पीछे भी कोई ऐसी साइंस है कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट क्यों है या कोई चीज़ के आर पार क्यों नहीं दिख रहा है? इसके पीछे साइंस है। एक्चुअली जो फोटॉन्स होते हैं, जिससे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, वो फोटॉन्स कहीं से भी आते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, उसको कैरी करते हैं, जो हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें विजुअल मिलता है। तो एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर एटम्स होंगे, वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फोटोन जब उस एटम से इंटरेक्ट होगा, तो अगर फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे दें और इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट पे चला जाए, तो वो एनर्जी को दे देते हैं। और अगर वो एनर्जी को दे देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओपेक हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में जा पाए, तो वो बिना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए उस ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड चले जाएंगे, जिससे कि हमें ये ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। तो क्या कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट बन सकता है? हम इस लॉ को फॉलो करें तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कि अगर उसके इलेक्ट्रॉन को, अगर फोटोन पे एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को वो दे पाए, तो वो निकल जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उसका। एक चीज़ है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, आगे का पता नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा डीप साइंटिफिक लेवल पे शायद कहीं पे डिस्कशन नहीं हुआ था। सो गाइज, ये हमारे साथ रहे आयुष और वंश, आयुष भूषण और वंश कुमार, टू बी स्पेसिफिक 9th स्टैंडर्ड के ये बच्चे हैं। और आपने इनकी अगर यहाँ तक आप पॉडकास्ट पे बने रहें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डीप साइंस को ये समझ रहे हैं अभी। तो कोई अगर ऐसा कहा जाए तो हो सकता है कुछ लोगों को हंसी आए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शायद कई सालों बाद यही बच्चे आगे जाके देश का नाम रोशन करें और कुछ चीज़ देश के लिए ऐसी करें और दुनिया के लिए ऐसी करें जो साइंस के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आगे हमारे इस जो है इस वर्ल्ड में भारत का एक नाम आगे जाके काफ़ी ज़्यादा रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नए लोगों के साथ। थैंक यू।